नमस्कार स्टूडेंट्स, क्रिएटिव फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ फिजिक्स जो नीट लेवल से, आईआईटी जेईई मेंस लेवल से, एडवांस लेवल से, सभी लेवल से हम करेंगे और एनसीईआरटी को पूरा कवर करते हुए करेंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर मैं पढ़ाने आपको जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जो नीट पर्पज़ से और जेईई मेंस के पर्पज़ से, एडवांस सभी के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट है। नीट पर्पज़ से यह 8 से 10 क्वेश्चंस को कवर करता है, तो बहुत सावधानी से पढ़िएगा और आपको एनसीईआरटी साथ के साथ करते जाना है। उसके एग्जाम्पल्स वगैरह वैसे तो मैं यहाँ पे करवाऊँगा, पर फिर भी आपको एनसीईआरटी को साथ के साथ करते रहना है। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक प्यारा सा चैप्टर नहीं, मैं यूनिट बोल सकता हूँ उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। देखिए विद्युत चुंबकत्व होता क्या है, इसके बारे में हम आगे आने वाले 2 से 3 महीने तक हम पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे चैप्टर्स हम देखते हैं एनसीईआरटी में। देखिए जैसे मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेटिज्म, एसी, ईएमआई, ऐसे सारे चैप्टर्स इसमें पढ़ेंगे। और ध्यान दीजिएगा, इसका बेसिक जो यूनिट है वो है चार्ज, आवेश, जिसके बारे में आने वाले पूरे चैप्टर्स में यानी पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज की स्टडी करने वाले हैं। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली है क्या, स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज है। क्लियर। अब देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है, यानी चार्ज का अध्ययन मैं करूंगा वो 3 पार्ट्स में करूंगा। फर्स्ट पार्ट मैं बोलता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रो मतलब मेरा है चार्ज से, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। यानी कि इस चैप्टर में रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट, स्थिर वैद्युतिकी, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट मेरा होता है मैग्नेटिज्म, जिसमें भी मैं चार्ज की स्टडी करता हूं, पर यहां पे जो चार्ज होता है चुंबकत्व, जिसको मैं हिंदी में बोलता हूं, यहां पे जो चार्ज मैं लूंगा मैग्नेटिज्म में वो होगा मूविंग चार्ज, होगा गतिशील चार्ज होगा, पर कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत चाल से चलेगा। यानी कि चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है। तीसरा पार्ट इसका जो होता है, इसके बारे में मैं देखता हूं, ये एडिशनल केस है। एडवांस में, आईआईटी एडवांस में इसको बारे में कम ही पूछा जाता है, पर जेईई मेंस में, नीट में इनके प्रॉपर्टीज के बारे में देख लिया जाता है। तो मैं बताता हूं, तीसरा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग। क्लियर। ये एक एडिशनल केस है जिसमें क्या होता है, चार्ज मूविंग होता है, चार्ज मूविंग होता है। देखिए चार्ज इसमें भी मूविंग है, मैग्नेटिज्म में भी, इसमें भी मूविंग होता है,
पर इसमें एक्सेलरेट रहता है, इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता घटता रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं रहता। क्लियर है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन सभी में मैं चार्ज की स्टडी करता हूं और ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व है ये। और चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर मैं अलग अलग चैप्टर्स की स्टडी करूंगा। तो सबसे पहले मेरे को जानना जरूरी हो जाता है कि चार्ज बेसिकली है क्या, चार्ज के बारे में जानना जरूरी होता है। तो देखिए मैं बात करता हूं चार्ज की। आवेश, आवेश क्या होता है उसके बारे में मैं देखता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास बॉडी ए है, समझने की कोशिश कीजिएगा, किताबी डेफिनेशन जो है वो मैं नहीं बता रहा हूं यहां पे, आप समझिएगा चीज को। एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक। चार्ज क्या होता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। ए ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट को आप पास में रख दिया तो ए ऑब्जेक्ट ने क्या किया, बी ऑब्जेक्ट को या तो उसको धकेल दिया या अपनी तरफ खींच लिया। क्लियर। ए ऑब्जेक्ट ने या तो बी ऑब्जेक्ट को धकेल दिया या अपनी तरफ खींच लिया, और जो इस धकेलने को, या फिर मैं उसको धकेलने को बोलूंगा रिपल्सन, और अट्रैक्शन, एक तरफ खींचना, धकेलना। तो जिस वजह से इसने इसको बी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट किया है, रिपेल किया है, वो इस ए ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी जो है ये ही चार्ज होती है। यानी कि अगर मैं बोलता हूं किताबी डेफिनेशन, तो एक वस्तु का वह गुण, जैसे इसमें ए ऑब्जेक्ट में है, वो दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। तो उस वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण करने का जो गुण होता है वो होता है आवेश। बात वही है, इसने इसको अट्रैक्ट किया है, रिपेल किया है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, और यही प्रॉपर्टी क्या हुई, चार्ज। क्लियर, समझ में आया। हाँ जी, आगे देखिए। अब बेसिकली देखा जाए तो चार्ज होता है दो प्रकार से, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। फिर से ध्यान से देखिएगा, एक होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है ऋणात्मक आवेश। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। देखिए कैसे, ये कोई मेरे पास है, एक एटम है, ए एटम, जिसके नाभि में, जिसके सेंटर में प्रोटॉन होता है और इसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। मैं एक जनरल बात बता रहा हूं आपको, मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। ये देखिए, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिक है। देखिए, जब किसी भी एटम में जब वो न्यूट्रल होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। ठीक है। अब जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है तो प्रोटॉन की संख्या से अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या को कम करते हैं या फिर ज़्यादा करते हैं, उसके आधार पर चार्ज डिवाइड होता है। जैसे मान लो मैंने क्या कर दिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, मैंने कम कर दिए। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मैंने कम किए, इसका क्या मतलब हो गया कि प्रोटॉन ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से, एक न्यूट्रल नहीं रहा, प्रोटॉन एक्टिव हो गए। क्लियर है। प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, ज्यादा हो गए प्रोटॉन तो ये हो गया धनात्मक आवेश। ठीक है।
मैंने ऐड कर दिया, इसमें न्यूट्रल है तब उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई प्रोटॉन से। एटम की बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, यानी कि चार्ज कैसा हो गया, ऋणात्मक। अब देखा जाए तो किताबी जो डेफिनेशन है मैं आपको बताता हूं कि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के सापेक्ष अगर अधिक हो तो होता है धनात्मक आवेश। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के सापेक्ष कम हो तो होता है ऋणात्मक आवेश। या फिर मैं इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज की बात कर रहा हूं, तो चार्ज की फॉर्मेट में देख लीजिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है तो धनात्मक आवेश है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है तो वो है ऋणात्मक आवेश। सीधी सिंपल सी बात, क्लियर है। अब इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में मैं देखता हूं। तो देखिए, अब धनात्मक आवेश हो गया, ऋणात्मक आवेश हो गया, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज हो गए। अब इन दोनों को आपस में अगर मैं कांटेक्ट कराता हूं या पास पास में रखता हूं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा कम हो गई तो प्रोटॉन एक्टिव हो गया। क्लियर। तो देखिए, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को पास में रखता हूं या फिर नेगेटिव चार्ज को पास में रखता हूं, यानी सेम प्रकृति के हो गए, सेम नेचर के, तो सेम नेचर के समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि रिपल्सन। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रखता हूं विपरीत प्रकृति के, उनमें होता है आकर्षण, अट्रैक्शन। क्लियर है। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो समान को प्रतिकर्षित करता है, रिपेल करता है, विपरीत एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है। समान में दुश्मनी और असमान में प्यार। क्लियर है। ये सारी बातें हो गई। अब एक बात और आती है कि ये जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या है, तो मैं बोलता हूं यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है वो होती है कूलम। क्या होती है, आवेश की इकाई होती है कूलम। ठीक है। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में मैं देखता हूं। पहले इसको आप नोट कीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटाता हूं इसको। ठीक है। हाँ जी, समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, और अच्छे से एक्सप्लेन करने की हम सोचेंगे और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। आवेशों के गुणधर्म। ठीक है। देखिए क्या होते हैं आवेशों के गुणधर्म। सबसे पहले तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर मैं देखता हूं तो चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है चार्ज की, इसके बारे में देखता हूं, क्योंकि चार्ज का जो मात्रक होता है, इकाई होती है, वो तो एक कूलाम के बराबर होती है, कूलाम होती है। तो सबसे छोटा क्या होता है चार्ज, कितना होता है, और वो होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है। इतना छोटा होता है चार्ज, वो भी स्मॉलेस्ट यूनिट।
हालांकि क्वार्क्स जो एक क्वार्क्स भी होता है जो इससे छोटा होता है, प्लस माइनस q/3 होता है, ये प्लस माइनस में रहता है, प्लस माइनस q/3 2q/3। हालांकि ये अनस्टेबल होता है, इनका जीवन काल बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको स्टडी नहीं करते। आपको याद रखना है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी कि इससे छोटा चार्ज नहीं होगा, इसको नहीं तो और नहीं तोड़ा जा सकता, इलेक्ट्रॉन को तोड़ा नहीं जा सकता। क्लियर है कि नहीं है? अब देखिए उसके बाद में मैं देखता हूं, मान लीजिएगा एक प्रॉपर्टी हो गई, स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी की बात मैं करता हूं तो देखिए क्या होता है, मान लो ये ए मेरे पास पार्टिकल है, मेरे पास बी पार्टिकल है, ये न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो अब ऐसा तो नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स तो है, पर ये क्या है, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर है। तो मान लीजिए मैंने इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और 100 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए मैंने, 100 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में प्रोटॉन के सापेक्ष अधिकता को क्या बोलते हैं, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। पर अगर मैं ये बोलता हूं कि इसमें से मैंने 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाले साहब, और इसको मैंने दे दिए 2.5 इलेक्ट्रॉन, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन मैं नहीं निकाल सकता। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पार्टिकल से हम फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नहीं निकाल सकते। यानी कि जो मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकाल सकता हूं वो निकाल सकता हूं इंटीजर नंबर में, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और n इलेक्ट्रॉन, और n होना चाहिए इंटीजर नंबर। यानी कि जो चार्ज होता है वो क्या होना चाहिए, क्यों बराबर प्लस माइनस NE। क्लियर? क्या होना चाहिए, Q बराबर प्लस माइनस NE, और n यहां पे क्या है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, मैं दूसरी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, और इस कारण से ये क्या है, इंटीजर नंबर जो है ये क्या है, क्वांटीकृत है, क्वांटाइजेशन है। यानी कि आवेश क्वांटीकृत रहते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि क्वांटाइजेशन से मेरा मतलब है बंडल्स, क्वांटा बंडल, आवेशों का क्वांटीकृत होना। यानी कि आवेश इंटीजर नंबर में ही टूट सकता है, बाहर निकल सकता है या ऐड हो सकता है, फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि सेम को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, और विपरीत जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, फर्स्ट। सेकंड बात हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कितनी, इलेक्ट्रॉन के बराबर, और वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद में मैं बात करता हूं तीसरा प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकृत होना, और इसमें आवेश होता है Q बराबर प्लस माइनस NE के बराबर, और n क्या है यहाँ पे, इंटीजर नंबर है। यानी कि फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकाले जा सकते। अच्छा, एक बात और, यहां पे मैंने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, ये पॉजिटिव हो गया, यहां पे मैंने B को इलेक्ट्रॉन्स दिए, ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स जिसको दिए उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा, इसका मास हो जाएगा कम। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जिसमें ज्यादा है उसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा, जिसका इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है उसका मास रहेगा कम। क्लियर? समझ में आया? तीसरी प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूं, इसको मिटा दूं, जगह की थोड़ी सी कमी है। देखिए
ध्यान दीजिएगा। तीसरी प्रॉपर्टी में आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। जिसमें बोलता हूं कि मान लो ये एक क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसमें मैंने एक पार्टिकल ए रख दिया, एक पार्टिकल बी रख दिया, एक तीसरा पार्टिकल रख दिया सी, जिसमें 1 कूलम 2 कूलम और 3 कूलम आवेश है। तीनों में आपस में इंटैक्ट हुए, उसके बाद में इसका बाद में हो गया 2 कूलम, इसका 3 कूलम हो गया, और मैं पूछ लूं कि इसका कितना होगा, एग्जाम्पल बता दो, तीसरे वाला का चार्ज कितना होगा। तो मैं क्या देखूंगा कि इन तीनों का जो चार्ज पहले है वो बाद वाले चार्ज के योग के बराबर हो जाएगा। यानी कि तीसरा जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि एल्जेब्रिक जो सम होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, विलगित निकाय में, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि किसी विलगित निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं कि किसी भी विलगित निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम में आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी। देखिए इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि आवेशों का बीजगणितीय योग नियत है, तो पहले वाले जो चार्ज है, पहले का आवेश बराबर दूसरे का आवेश, क्योंकि कंजर्व्ड है, बाद का आवेश। तो क्या करूंगा, 1 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम बराबर क्या कर दूंगा, 2 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस x, और x का मान मेरे को निकालना है। तो देखिए कितना हो गया, 3 2 5 और 1 6 कूलम, उसमें से माइनस 5 कूलम कर दूंगा तो x का मान आ गया, इसका मान आ गया 1 कूलम। यानी कि तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो होता है कांस्टेंट। और मैं ये बोल सकता हूं कि किसी भी विलगित निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कंजर्व्ड रहता है। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं। फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसके बारे में आपने काइनेमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें, एनसीईआरटी का। तो देखिए उसमें क्या होता है कि मास ऑफ जो पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है वो उस पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करता है। यानी मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। देखिए कैसे, मैंने जब पढ़ा था काइनेमेटिक्स में तो मास को स्पीड से थोड़ा सा ऐसे देखा था कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता है, पर रियल लाइफ में ये डिपेंड करता है। मैं बताता हूं वहां पे मैंने नेग्लेक्ट क्यों किया था। देखिए मास जो होता है वो डिपेंड होता है m बराबर m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर से। ये होता है मास। यहां पे m0 रेस्ट मास है, ये स्पीड ऑफ पार्टिकल है v, और c है स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, देखिए कैसे। अब स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और वहां पे जब मैंने देखा था काइनेमेटिक्स में तो स्पीड ऑफ लाइट की
स्पीड की तुलना में ये जो स्पीड पार्टिकल की थी वो बहुत नेग्लिजिबल थी, इसलिए मैंने इस पूरी वैल्यू को नेग्लेक्ट मान लिया था। इसलिए m बराबर क्या आया था, m नोट, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं कर रही है स्पीड। इसलिए मैंने बोला था ये काइनेमेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं किया, इसको मैंने नेग्लिजिबल मान लिया। पर जब मैं यहां पे बात करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, तो जब मैं चार्ज की बात कर रहा हूं और मैंने चार्ज के बारे में देखा है बहुत छोटा होता है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ही इसकी 1.6 × 10⁻19 कूलाम है। तो अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन की ही मैं बात कर लेता हूं, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। अगर इस चार्ज को मैं 1 न्यूटन फोर्स भी देता हूं तो इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक्सेलरेशन बढ़ गया तो स्पीड बढ़ेगी, यानी कि बहुत छोटा मैंने फोर्स दिया है तब भी इसका एक्सेलरेशन जो हो गया वो 9.1 × 10⁻31, सोचिए बहुत ज्यादा हो गया छोटा सा फोर्स से भी। इसलिए यहां पे इन चार्जेस के केस में ये जो वैल्यू v की है, पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उस लाइट की कंपैरिजन में कर सकता हूं। इसलिए जो मास होता है वो सेम नहीं रहता है, m नोट चेंज हो जाता है। किसकी वजह से, स्पीड की वजह से, इन केस ऑफ मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर है? अब समझ में आया कि मास ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो स्पीड ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड क्यों करता है। हर जगह पे करता है, काइनेमेटिक्स में भी करता है। पर मैं क्या करता हूं, जो काइनेमेटिक्स में स्पीड ऑफ पार्टिकल को लाइट की स्पीड की तुलना में नेग्लिजिबल मान लेता हूं, इसलिए वो डिपेंडेंस नहीं दिखाते। क्लियर? समझ में आया? क्लियर है? इसको बना लीजिएगा, मिटा दूं? हाँ जी, आगे देखो। ये कुछ प्रॉपर्टी थी चार्ज की जिसके बारे में हमने देखा। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले मैंने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज की स्टडी करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें रेस्ट मास चार्ज जब रेस्ट में हो तब स्टडी करते हैं। जब मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी चार्ज हो तो मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। उसके बाद में तीसरा मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करी, जिसमें चार्ज एक्सेलरेट होना चाहिए। उसके बाद मैंने चार्ज की बात की। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट का वो गुण है जो दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है, वो चार्ज है। चार्ज 2 प्रकार का होता है बेसिकली, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। प्रोटॉन्स की संख्या के सापेक्ष अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में कमी देखता हूं तो धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में ज़्यादा देखता हूं, अधिकता देखता हूं तो ऋणात्मक आवेश होता है। आवेशों का मैंने देखा, आवेशों का जो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट होती है, वो कूलाम होती है। स्मॉलेस्ट चार्ज है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद मैंने प्रॉपर्टी देखी है आवेशों की, 4 प्रकार की जितनी भी मैंने प्रॉपर्टी देखी है वो बहुत सारी मैंने प्रॉपर्टी देख ली। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, आगे देखिए। मान लीजिए मैंने बोला कि कौन सा क्वेश्चन, हाँ देखिए, एक धातु का टुकड़ा है, उसमें से मेरे को इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है। धातु का टुकड़ा, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसमें से मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले कि उस पे जो चार्ज है वो 10⁻⁻7 कूलाम आ जाए। बता दीजिएगा। एक धातु के टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाए कि उस पे चार्ज कितना आ जाए, 10⁻⁷ कूलाम। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे।
क्यू बराबर मेरे पास होता है एन ई, क्योंकि आवेश क्वांटीकृत रहता है, क्वांटाइजेशन रहता है, और ये एन होता है इंटीजर नंबर। ठीक है, यहां पे क्यू कितना होना चाहिए, 10⁻⁷ कूलाम हो जाना चाहिए, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है, यानी एन पहुंच रहा है। तो क्यू का मान मैंने रख दिया, सिंपल क्वेश्चन है, 10⁻⁷ इंटू एन का मान एन रख दिया, इंटू इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया 1.6 इंटू 10⁻⁹ तो एन का जो मान आया वो आपके पास आ जाएगा 10⁻⁷ बटे 1.6 इंटू 10⁻⁹, 6.65 इंटू 10⁻12 के लगभग शायद आ गया। क्लियर है, यानी कि 10⁻⁷ कूलाम आवेश लाने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने मेरे को इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने पड़ेंगे, तब जाके मेरे पास इतना चार्ज आएगा। क्लियर है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। मैं बोल दूं कि निम्न में से कौन सा चार्ज संभव नहीं है, कौन सा आवेश चार्ज पॉसिबल नहीं है। देखिए इसमें मैं दो प्रकार के ऑप्शन दे रहा हूं आपको। फर्स्ट मान लो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, सेकेंड बोल देता हूं मैं 1.6 इंटू 10⁻18 कूलाम, थर्ड बोल देता हूं मैं 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम, फोर्थ बोल देता हूं 1.6 इंटू 10⁻16 कूलाम। एक ऑप्शन तो मैंने ये दे दिया, एक क्वेश्चन हो गया, और दूसरा क्वेश्चन इसके ऑप्शन चेंज कर दिए। जैसे मैंने बोल दिया कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, दूसरा दे दिया मैंने 3.2 इंटू 10⁻19 कूलाम, तीसरा मान लो दे दिया 2.4 इंटू 10⁻19 कूलाम, चौथा दे दिया, ऑप्शन चेंज है 24 इंटू 10⁻19 कूलाम। सिंपल से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। दो प्रॉपर्टीज मैंने जो बताई थी सेम उसी में से है। देखिए कैसे कि पहले सबसे पहले मैंने बात की थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन, और उसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19, यानी इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है। 1.6 इंटू 10⁻19 तो पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल है। इससे बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो देखिए 1.6 इंटू 10⁻18 ये क्या हो गया, ये तो बड़ा ही है, ये तो बड़ा ही हो गया। नेगेटिव में जो छोटी घात होती है वो बड़ी रहती है। तीसरी बात करता हूं, इसमें क्या हो गया 1.6 इंटू 10⁻20 जो कि पॉसिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भी छोटा हो गया, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ये तो पॉसिबल है ही, यानी राइट आंसर इज थर्ड। इसी को ऑप्शन में चेंज कर दिया कि 1.6 इंटू 10⁻19, 3.2 इंटू 10⁻19, 2.4, ये ऐसा मैंने इन्होंने चेंज कर दिया। तो देखिए क्या किया है कि इसको मैं बोल देता हूं 1 इलेक्ट्रॉन। मैंने प्रॉपर्टी देखी थी कि आवेश क्वांटीकृत रहता है, क्वांटाइजेशन रहता है, इंटीजर नंबर में ही तो रहता है। देखिए दूसरा 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, तीसरा देखिए 1.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, 1.6, 2.4, 1.5, ये हो गया 15 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो फर्स्ट इंटीजर नंबर है, पॉसिबल है, और ये तो स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन इंटीजर नंबर है, पॉसिबल है। थर्ड पॉसिबल है क्या, नहीं, ये इंटीजर नंबर नहीं है, फ्रैक्शंस में आ गया। फोर्थ तो पॉसिबल है ही, इसलिए इसमें आंसर भी थर्ड ही जाएगा। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आप घबराइएगा नहीं, सिंपल से फंडे लगाने हैं, जो भी आपको बताया गया है वैसे के वैसे। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी, मिटा दूं। तो देखिए मोटे मोटे तौर पे मैंने बातें की हैं। आवेश क्वांटीकृत रहता है, आवेशों का किसी विलगित निकाय में, किसी आइसोलेटेड सिस्टम में
बीजगणितीय योग नियत रहता है, किसी भी पार्टिकल का मास पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करता है, ये सारी चीजें मैंने देख ली। अब इसका जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चार्ज के बारे में मैंने देख लिया, स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।